हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। संडे सीजन केप के इस वीडियो में केप फियर की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। केप फियर की कहानी एक ऐसे लॉयर एना बॉर्डन की फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है जिसने 17 साल पहले एक ऐसे अपराधी का केस लड़ा था जिसके ऊपर अपनी पत्नी को बेरहमी से मारने का आरोप लगाया गया था, लेकिन उसके सजेशन की वजह से या प्रोसिक्यूटर के साथ समझौते की वजह से मैक्स को लगभग अपनी आधी जिंदगी जेल के अंदर बितानी पड़ी थी। वहीं किसी के कन्फेशन की वजह से उसे जब बेकसूर मारकर छोड़ दिया जाता है तो वो अपना बदला लेने के लिए एना के फैमिली के पीछे पड़ जाता है। तो ये कहानी हमें ये बताने वाली है कि क्या एना मैक्स से अपना पीछा छुड़वा पाती है, क्या मैक्स अपना बदला ले पाता है और आखिर उसकी पत्नी को किसने मारा था। कहानी की शुरुआत एना बॉर्डन से शुरू होती है, जो कि एक डिफेंस लॉयर होने के साथ साथ सवाना जस्टिस लीग प्रोजेक्ट की को डायरेक्टर है। वहीं उसकी ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिसे कानून से इंसाफ नहीं मिला है या बेकसूर होने के बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसका पति टॉम बॉर्डन, जो कि पहले एक सरकारी वकील रह चुका है, पर वो अब ऐसे लोगों के लिए काम करता है जो सिर्फ अमीरों के लिए केस लड़ते हैं। वहीं उनकी बेटी नेटली या नेट एना के एक्स हस्बैंड पॉल की बेटी है। वहीं उनका बेटा जैक अपनी गर्लफ्रेंड की सीक्रेट वीडियो रिलीज करने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वहीं कहानी पे वापस आए तो एना की पूरी फैमिली और उसके दोस्त बायरन फ्रेंच को जेल से बाहर निकालने की वजह से सभी लोग मिलकर चांद सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं कहीं दूसरी तरफ एमी या मैक्स की गर्लफ्रेंड अपना कन्फेशन लिखने के बाद अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है तो वो जहाँ कामयाब नहीं हो पाती है, लेकिन कोई उसे फोन करके जब बताता है कि उसे अपने आप को मारना पड़ेगा तो वो उसकी बात को मानकर, जिसकी वजह से मैक्स को 17 साल बाद अपनी पत्नी को मारने के जुर्म पे बेकसूर मानकर जहाँ छोड़ दिया जाता है। वहीं अगले दिन एना इस बात से अनजान होते हुए अपने फंड रेजिंग इवेंट के लिए इंटरव्यू दे रही होती है तो टेबी जहाँ उसे बार बार अपने सवालों को चेंज करते हुए मैक्स केडी के बारे में जानने की कोशिश करती है, पर एना उसके सवालों से बचते हुए मैक्स के बारे में कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन उनकी बातों से पता चलता है कि एना ने मैक्स केडी का केस लड़ा था। वहीं टॉम उस समय पर उनके खिलाफ सरकारी वकील था, पर एना के कहने पर ही मैक्स ने सरकारी वकील के साथ समझौता करते हुए इस बात को माना था कि उसी ने अपनी पत्नी का खून किया है। लेकिन तभी जब नेट को अपने पूल के अंदर एक स्कंक की पूरी फैमिली मरी हुई मिलती है तो उनका ध्यान जहाँ उनकी तरफ चला जाता है। वहीं नोआ एना के बॉस उसे फोन करके कन्विंस करती है कि उसे इवेंट के सक्सेस के लिए उनसे बातचीत करते हुए उन्हें इवेंट पे लाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ टॉम अपने बेटे के पास पहुंचकर पुरानी बातों को याद दिलाते हुए उसे जब समझाता है कि उन्होंने नए स्कूल में एडमिशन के लिए बात की है। उनकी बातचीत जहाँ अच्छी नहीं जाती है, जिसकी वजह से जब टॉम कंस्ट्रक्शन एरिया में आकर अपने ट्रक को लेने की कोशिश ही कर रहा होता है कि एना उसे पुकारते हुए जब मिलकर उससे अपने बेटे के बारे में पूछती है तो वो झूठ बोलता है कि उसकी बातचीत अच्छी गई है। जिसके बाद एना बायरन के घर पे पहुंचकर उसे मनाते हुए जहाँ अपनी लीगल टीम से मिलवाती है। वहीं नोआ जब उनका ध्यान खींचते हुए मैक्स केडी के रिलीज के बारे में बताकर एना के कन्फेशन के बारे में बताती है तो एना को जहाँ एमी के ऊपर विश्वास नहीं होता है, पर नोआ जब उसे बताती है कि पुलिस को कन्फेशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो कि पूरी तरह से इंडिकेट करती हैं कि उसी ने मेलिसा का कत्ल किया है। लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद भी एना और टॉम को जहाँ उसकी बात पे भरोसा नहीं होता है, वहीं उनका मानना होता है कि मैक्स केडी ने किसी न किसी तरह से अपने बाहर आने का इंतजाम किया है। लेकिन जब नोआ मैक्स का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस सिस्टम के खिलाफ फंड रेजिंग इवेंट में इनवाइट करने को बोलती है तो एना उसके सवाल का कोई जवाब न देकर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद अपने घर जाकर अपने बच्चों को मैक्स की रिहाई के बारे में बताकर उन्हें कुछ दिनों के लिए जहाँ सावधान रहने को बोलती है, क्योंकि मैक्स का केस लड़ने की वजह से मीडिया का सारा ध्यान उनकी तरफ जाने वाला है। लेकिन तभी उनका सिक्योरिटी सिस्टम जब शोर मचाने लगता है तो टॉम के पास जाने पर उसे कुछ नहीं मिलता है।
वहीं अगले दिन मैक्स की रिहाई की खबर जब मीडिया में फैलती है तो मीडिया के लोग जहां मैक्स के ऊपर सिंपैथी जाहिर करते हैं, वहीं एना की फैमिली उनकी टारगेट बनती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जैक बिना कुछ बताए हुए जहां बाहर चला गया है। वहीं जब वो लोग फोन करने की कोशिश करते हैं तो वो उनका फोन पिकअप नहीं करता है, जिसकी वजह से नेट जहां उसके दोस्त के पास जाकर उसके बारे में जानने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि जैक वहाँ पे नहीं आया है, बल्कि उसका किसी से चक्कर चल रहा है। तो नेट इस बात को जानने के बाद जब वापस आ रही होती है तो एक इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर उसकी माँ और मैक्स के अफेयर के बारे में बताकर उसके ऊपर जब भद्दी कमेंट करता है तो Fuck you! Fuck you! Fuck off! You fucking parasite! वहीं दूसरी तरफ जब एना को पता चलता है कि बायरन भी उनका कॉल नहीं उठा रहा है तो वो उसके घर पे जाकर उसे चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर फोन करने पर कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन तभी जब नोवा से उसे पता चलता है कि मैक्स ने खुद फोन करके इवेंट में आने की इच्छा जाहिर की है तो एना सीधे वहाँ पे पहुंचकर जब होप से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वो उसके बारे में पूछ रहा था। फिर इवेंट में शामिल होते हुए एना फंड जुटाने के लिए जब अपनी स्पीच दे रही होती है तो मैक्स वहाँ पे अवतरित होते हुए सभी का ध्यान जहाँ अपनी तरफ खींचता है। फिर शांति से बातचीत करते हुए सबको समझाने की कोशिश करता है कि कैसे पूरी न्याय व्यवस्था ने लोगों की उम्मीदों को निराश किया है। फिर एना और टॉम पे थोड़ा कटाक्ष करने के बाद सभी को इनकरेज करते हुए डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसकी वजह से सभी लोग बढ़ चढ़ कर डोनेट करते हैं। फिर आफ्टर इवेंट प्रोग्राम के दौरान फोटो खिंचवाते वक्त जहाँ अपने आप को जानबूझकर घायल करता है। फिर एना और टॉम से बातचीत करते हुए जेल में बिताए गए एक्सपीरियंस को शेयर करता है। साथ ही ये भी बताता है कि एक हमले के दौरान उसने मौत का भी अनुभव किया है। फिर अपनी मरी हुई पत्नी और बेटे का जिक्र करते हुए बताता है कि उसे उसकी पत्नी और बच्चे दिखते हैं, इसी वजह से वो अब एक ऐसी जिंदगी चाहता है जहाँ पर वो लोगों की मदद कर सके। इसी मकसद से उसने नोवा को कांटेक्ट किया था। फिर वहाँ जाने पर जब नेट उससे जानने की कोशिश करती है तो एना उसे समझाती है कि मैक्स की केस ने उसकी पूरी जिंदगी एक झटके में ही बदल दी थी और उसी केस के दौरान वो टॉम से मिली थी। फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती जहाँ रिश्ते में बदलकर एक परिवार में तब्दील हो गई है। फिर घर आने पर जहाँ उन्हें पता चलता है कि जैक अभी भी वो घर पे लौटा नहीं है, वहीं फिर से जब उनका सिक्योरिटी सिस्टम बजने लगता है तो उनके बाहर जाने पर उनका सामना एक पैंथर से होता है। फिर उसके ठीक जाने के बाद ही मैक्स अंधेरे को जीते हुए जब बाहर निकलकर उन्हें बताता है कि वो बस यहाँ पे एना का पर्स लौटाने के लिए आया है। फिर उसकी बेटी का जिक्र करते हुए जब बताता है कि उसने जैक को बाहर देखा है, तभी जैक वहाँ पे आकर उनकी किसी बात को ना सुनते हुए अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से टॉम जहाँ उसके पीछे जाते हुए अंदर चला जाता है। वहीं मैक्स एना की खुशहाल जिंदगी की तारीफ करते हुए या उसे उकसाते हुए एना के पूछे पर उसे हिंट देता है कि उसके बेटे ने ड्रग कंज्यूम किया है। Zach, where did you go? What did you do? You gotta tell me something, man. वहीं इधर मैक्स उसे ये हिंट देके चला जाता है कि वो उसके बारे में कुछ ऐसा जानता है जो उसने बरसों से छुपा रखा है। फिर घर के अंदर जाने के बाद जब एना जैक के जूतों में खून नोटिस करती है तो टॉम के जूते और मोजे निकालने पर पता चलता है कि जैक की पैर की एक उंगली गायब है। Don't do all that you have. He's gone. Call 911 now. फिर कहानी जब 7 साल पहले मैक्स के बिताए गए जेल के दिनों में जाती है तो कुछ कैदी उसके पास पहुंचकर उसे बिना किसी वजह से मारने लगते हैं, जिसकी वजह से मैक्स भी अपना बचाव करते हुए उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। और इस रस्साकसी में जहाँ मैक्स को सिर पे बहुत ज्यादा तेज चोट लग जाती है, वहीं वो अपने आप को संभालते हुए उनके ऊपर काबू पाने में कामयाब हो जाता है।
फिर कहानी जब प्रेजेंट टाइम में आती है तो एना और टॉम के कंप्लेंट करने की वजह से पुलिस जब उसके घर पे पहुंचते हैं तो वो जहाँ जानबूझकर उनको इग्नोर करते हुए जहाँ उनके ऊपर हमला करता है, वहीं पुलिस वाले भी उसको अच्छी तरह से कूटते हैं। वहीं कुछ समय बाद जब जैक को हॉस्पिटल में होश आता है तो एना जहाँ डॉक्टर की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है, लेकिन जब उसके कानों में मैक्स की आवाज पड़ती है तो वो जहाँ उसके करीब जाकर उसकी बातचीत को सुनने लगती है, जहाँ पर वो डॉक्टर को पूछने पे उसे बताता है कि उसे चोट लगने के बाद से ही उसके पत्नी और बच्चे दिखाई देते हैं। लेकिन जब वो एना के बारे में बात करने ही वाला होता है कि Speak of the devil. एना जहाँ उसके वकील से बातचीत करने को बोलती है, वहीं मैक्स भी अपने वकील को भेजकर उससे बात करने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ जब नेटली अपने घर पे अकेली होती है तो उसकी दोस्त केली वहाँ पर दस्तक देते हुए उसके लिए शराब और पीट लाकर उसके साथ एंजॉय करने लगती है। वहीं इधर जब एना मैक्स के ऊपर इल्जाम लगाते हुए बताती है कि उसी ने उसके बेटे को ड्रग दिया है और उसके पैर की उंगली भी काटी है, तो मैक्स यहाँ उसकी किसी भी आरोप को नहीं मानता है, साथ ही उसे जोर देकर कहता है कि उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से वो उसके बेटे को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि उसे एहसास दिलाता है कि जैक की समस्या उनके फैसलों की वजह से हुई है। लेकिन जब धीरे धीरे उनकी बातें और ज्यादा पर्सनल होने लगती हैं तो मैक्स उससे दावा करता है कि वो उसके बारे में इतना कुछ जानता है जितना वो अपने बारे में खुद भी नहीं जानती है। वहीं दूसरी तरफ जब डॉक्टर्स के हालिया बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करती है तो टॉम उसे एक्सप्लेन करता है कि जैक की हालत तब से खराब है जब से उसने अपनी गर्लफ्रेंड की कुछ प्राइवेट फोटो को लीक कर दिया था, जिसकी वजह से उसे जहाँ उसके स्कूल से हाथ धोना पड़ा था, वहीं उसके सारे दोस्त भी छीन गए थे। वहीं दूसरी तरफ जब नेटली अपने दोस्त के साथ कंस्ट्रक्शन एरिया में मजे कर रही होती है तो फोन की रिंग बजने की वजह से वो जहाँ उस आवाज का पीछा करते हुए एक बेदिखिया जादू टोने की जगह पे पहुंचती है। वहीं कुछ ही दूरी पे उसका फोन भी उसे मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो जैक के फोन को उठाती है तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जैक बुरी तरह से चोट करते हुए जब नर्स और डॉक्टर उसकी मदद करते हैं तो वो जहाँ उल्टी करते हुए अपने पैर की उंगली को निकालता है। वहीं डॉक्टर का मानना होता है कि उसने ड्रग के नशे में अपनी पैर की अंगूठी काट कर खुद ही खाया है, लेकिन एना को जहाँ उनका ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वहीं उसे यकीन होता है कि मैक्स ने किसी न किसी तरह से इस काम को किया है। लेकिन नेटली के फोन करने की वजह से जहाँ एना उसके पास जाने का फैसला करती है, वहीं टॉम जब जैक को लेकर जा रहा होता है तो जैक के बाथरूम जाने पर उसका सामना मैक्स होता है। वहीं जैक जहाँ उसे देखकर बेचैन होता है, लेकिन मैक्स उससे बातचीत करते हुए समझाता है कि वो जानता है कि वो किस परेशानी से जूझ रहा है। जिसके बाद जब जैक अपने रूम में आकर सो जाता है तो टॉम जहाँ पूरी दिन की थकावट को दूर करने के लिए अपने अजीब से ड्रग को कंज्यूम करता है। वहीं दूसरी तरफ जब एना अपने घर पे जाकर वहाँ पर मिली हुई चीजों के बारे में नेटली से पूछ ही रही होती है कि नोआ उसे फोन करके बताती है कि बायरन फिंच को किसी ने मार डाला है, जिसकी वजह से जब एना वहाँ पे पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने सबसे पहले जहाँ उसको गोली मारी है, फिर दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी भी मौत हो गई है। जिस खबर को सुनकर जहाँ एना सहम जाती है, वहीं उनकी मुश्किलें जब ज्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें मालूम चलता है कि उनका एक क्लाइंट रूबेन, जिसे फांसी की सजा होने वाली है, उसने अपने सुनवाई की अपील वापस ले ली है। इसी वजह से जब नोआ उसके पास जाकर उससे बातचीत करने को बोलती है तो एना अपनी फैमिली की प्रॉब्लम को बताकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। जिसके बाद जब वो लोग जैक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद उससे जब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, जैक उन्हें ये कह के चला जाता है कि उसे उस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जिसकी वजह से वो लोग जहाँ फैसला करते हैं कि वो जहाँ उसकी थेरेपी सेशन को और ज्यादा बढ़ाएंगे, वहीं उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पता करने के लिए उसके मोबाइल को हासिल करेंगे। फिर अगले दिन एना उससे बातचीत करते हुए बातों बातों में जहाँ उसे फोन लेकर उसे अनलॉक करने के बाद जहाँ लेकर चली जाती है। Fucking. Hey, don't call your mom a bitch. Listen, you'll get it back when it's safe. Okay? Hey, listen. Just relax. Just calm down, please.
फिर उसके मैसेज को चेक करते हुए जब जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो किससे बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। लेकिन इसी जुनून की वजह से जब वो 24 घंटे फोन पे बिजी होती है तो टॉम उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे दूसरों पे दोष देने के बजाय अपने बेटे पे फोकस करने की जरूरत है। We got shit to do. The real world. वहीं दूसरी तरफ जैक अपने दूसरे फोन का यूज करते हुए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सोफिया को कांटेक्ट करते हुए जब उससे माफी मांगने की कोशिश करता है तो वो जब उसकी बात सुने बिना ही उसका फोन काट देती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स रूबन के पास पहुंचकर उससे बातचीत करते हुए हार ना मारने की सजेशन देता है, साथ ही अपने जेल का अनुभव शेयर करते हुए उसे एहसास दिलाता है कि उसका जीवन अभी भी कीमती है, उसकी ये जिंदगी उसके परिवार के लिए मायने रखती है। तो रूबन जहाँ मैक्स की बातें सुनकर उसकी बात से जहाँ कन्विंस होता है, वहीं दूसरी तरफ जब टेटली जैक को बाहर जाते हुए देखती है तो वो जहाँ उसके साथ टहलते हुए उससे बातचीत करती है तो दोनों मानते हैं कि उन दोनों का ही रिश्ता उनके पेरेंट्स के साथ कुछ खास नहीं है। फिर टेटली जहाँ उसे मनाकर उसे जहाँ उसके रूम में छोड़ती है, वहीं इधर टॉम और एना एक दूसरे से बातचीत करते हुए अपने बीच के गिली शिकवे को दूर करते हैं। वहीं एना को ये डर सता रहा होता है कि मैक्स को उनके बारे में कुछ न कुछ जरूर मालूम है। वहीं सुबह होने पर जब उसे नोआ से मालूम चलता है कि मैक्स के बातचीत करने की वजह से रूबन ने अपना फैसला बदल दिया है, तो एना इस बात को जानने के बाद उसे एहसास होता है कि मैक्स उसके संकट से जहाँ धीरे धीरे जुड़ने लगा है, बल्कि वो अपनी छवि सुधारने के लिए जगह जगह पे इंटरव्यू दे रहा है। वहीं जब एक इंटरव्यू के दौरान मैक्स परिवार बसाने के बारे में बात करते हुए जब रिपोर्टर को ये बताता है कि उसके दोस्त ने एक बार कहा था, अगर कोई चीज टूट गई हो तो उसे ठीक करने में देरी नहीं करनी चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद जब एना का माथा ठनकता है तो वो जैक के फोन को जब चेक करती है तो उसे वही बात मैसेज के रूप में लिखी होती है, जिसकी वजह से जब वो टॉम को इस बारे में बताती है तो वो उसे फिर से श्योर करता है कि उनके छुपाए गए रहस्य के बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम है। लेकिन नेट जहाँ वहाँ से गुजरते हुए उनकी बातों को सुन लेती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स प्रॉपर्टी एजेंट के साथ अपने नए घर का दौरा करते हुए उसकी पूछे पे वो उसे बताता है कि उसे मुआवजे के तौर पे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, तो अगर उसे ये घर पसंद आ जाता है तो वो इस घर को जरूर खरीदेगा। फिर उसे अपने जजों से दूर करने के बाद खुद को अकेला करके जब सोफे पे बैठता है तो वहीं अगली सुबह जब टॉम अपने घर से ही काम कर रहा होता है तो नेटी की नज़र जहाँ तो ऐसे अजनबी कपल पे जाती है जो कि उनके बिना परमिशन से उनके पूल का यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से टॉम जब अपनी पूरी तैयारी करके उन्हें यहाँ से निकलने को बोलता है तो वो उसे बताते हैं कि उसे इस घर के मालिक ने इन्वाइट किया है। लेकिन टॉम के हकीकत बताने पर वो लोग जहाँ उसका पहले मजाक उड़ाते हैं, फिर थोड़ी बहुत बहस करने के बाद टॉम को बुरा भला बोलकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एना अपनी खोजबीन को जारी रखते हुए अपने साथी रे रेलिंग से मिलकर जैक के फोन की जान डुप्लीकेट कॉपी लेती है। वहीं रे इस फैसले से खुश न होते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसके बेटे को इस बारे में जरा भी भनक लगती है तो उसका रिश्ता टूट सकता है। लेकिन एना मैक्स के बारे में जैक की ऑनलाइन गर्लफ्रेंड एंजल एक्स के बारे में बताकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो तो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद जब वो लोग नोआ से मिलते हैं तो नोआ मैक्स के मिलने वाले मुआवजे के बारे में बताकर मैक्स का केस देते हुए उस डील को कंडक्ट करने को बोलती है तो एना जहाँ उसकी बात को मान जाती है, जिसकी वजह से वो उसे बताती है कि उसे कल मैक्स के साथ एटलांटा निकलना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मैक्स पब्लिक फिगर पड़ने की वजह से एक औरत उसके पास आकर जब उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है तो वो पहले तो उसे प्यार से हैंडल करता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पत्नी का जिक्र करती है मैक्स अपना आपा खोते हुए पहले तो उसके ऊपर बद्दी टिप्पणी करता है। Would you like that? We did you like that.
वहीं दूसरी तरफ एना अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने बेटे को उसका फोन देकर उसकी मैसेज करने का इंतजार करने लगती है। लेकिन कुछ देर बीतने के बाद जब रात में एंजल एक्स का उसे मैसेज आता है तो जैक जहाँ अपनी गैरेज में सो चुका होता है, वहीं एना व्हाट्सएप के ऑटो डिस्पेयरिंग मैसेज का यूज करते हुए उससे जहाँ बातचीत करते हुए ये पता लगाने में कामयाब हो जाती है कि आखिर वो कहाँ से मैसेज कर रही है। जिसके बाद उसके रेस्टोरेंट में पहुंचकर उससे मैसेज करते हुए जब उससे मिलती है तो उसका असली नाम नवेया या नेवी वैलेंटाइन है। साथ ही उसे पूछताछ करते हुए ये भी मालूम चल जाता है कि उसी के थ्रू जैक को ट्रक मिले थे। फिर उसे धमकाते हुए जहाँ उसका रिश्ता जैक से तोड़वाती है। वहीं जाने से पहले जब वो मैक्स के बारे में पूछती है तो वो उसे कंफर्म करती है कि उसका मैक्स से कोई लेना देना नहीं है। फिर घर आने पर जब वो सारी बात टॉम को बताती है तो वो उसे फिर से जैक की केयर करने को बोलकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बेवजह ही किसी को ब्लेम करने की कोशिश कर रही है। पर एना उससे इत्तेफाक न रखते हुए उसे समझाती है कि वो जब तक नहीं रुकेगी जब तक वो इस बात का पता नहीं लगा लेती है कि आखिर उसके बेटे की उंगली को किसने काटा था। फिर अगले दिन जब एटलांटा जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो मैक्स की आवाज़ जैसे उसके कानों में घुसती है। उसके वहाँ पे पहुँचने पर पता चलता है कि मैक्स जैक की हेल्प लेते हुए उसे सैंडविच बनाना सिखा रहा होता है। You want one? वहीं उसके पूछने पर वो उसे बताता है कि उसके नॉक करने पर जैक ने जहाँ उसे घर के अंदर इनवाइट किया था। वहीं उसे ये भी बताता है कि उसके साथ टीवी का क्रू भी चल रहा है क्योंकि नेटफ्लिक्स के साथ डील होने की वजह से वो लोग उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद जब रास्ते में एक जगह पे पेट्रोल भरवाने के लिए रुकते हैं तो मैक्स को जहाँ एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वहीं एटलांटा पहुंचकर जब वो लोग जेल के वकीलों से मिलते हैं तो वो लोग एना और मैक्स से बातचीत करते हुए उनके सामने आर्थिक प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन एना उनकी बात को न मानते हुए उनसे और ज्यादा पैसे की डिमांड करती है। लेकिन जब वो लोग उसकी बात को नहीं मानते हैं तो एना मैक्स की डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताकर उससे भिड़ने के नुकसान के बारे में बताकर जब उन्हें एहसास दिलाती है कि उससे भिड़ना उनसे भारी पड़ सकता है तो वो लोग जहाँ मैक्स के सामने $4 मिलियन का ऑफर रखकर मीडिया के सामने आकर उनकी तारीफ करने का प्रस्ताव रखते हैं। तो मैक्स के हामी बनने पर वो लोग जहाँ टेवी को नीचे से बुलाकर उसके सामने चार डील करते हैं। वहीं मैक्स अपने अंदाज में उनको शुक्रिया अदा बोलता है। वहीं इधर एना के बाहर होने की वजह से सोफिया का भाई चार नेटली का एक ड्रोन फुटेज लेता है। वहीं नेटली जब एक कॉलेज के पार्टी में पहुंचती है तो उसकी फुटेज रिलीज करने की वजह से नेटली को जहाँ सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। वहीं नेटली इस बारे में जाने के बाद जब उससे बहस कर रही होती है तो नेवी वहाँ पे पहुंचकर फिर अपना नाम एम्बर बताकर उससे जहाँ अपनी दोस्ती की शुरुआत करती है। वहीं नेट भी अपनी दिल की बात रखते हुए उसे बताती है कि वो अपनी फैमिली के सामने या उनके बीच बिल्कुल अकेला महसूस करती है। जिसके बाद जहाँ दोनों की नजदीकियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब टॉम अपने सिक्योरिटी सिस्टम को चेक कर रहा होता है तो उसे देखने पर पता चलता है कि जैक या मैक्स ने एक दूसरे को कुछ एक्सचेंज किया है। जिसकी वजह से जब वो जैक से पूछने की कोशिश करता है तो जैक उस बारे में उसे कुछ नहीं बताता है। वहीं दूसरी तरफ एना टॉम को इन्फॉर्म करती है कि तूफान आने की वजह से उसे घर आने में जहाँ लेट हो जाएगा। तभी कोई औरत उसके रूम में नॉक करते हुए मैक्स के बारे में पूछने की कोशिश करती है तो वो उसे जहाँ उसके बारे में इन्फॉर्म करती है। वहीं उसके दरवाजा खोलने पर You think he's filming these too? मैक्स और एना जहाँ टेबी की आवाज़ की वजह से नीचे जाकर जहाँ कॉफ़ी पीने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टॉम एना के वहाँ पे ना होने की वजह से लेक्सी को जहाँ अपने घर पे बुलाकर उसके साथ जहाँ अपने केस के बारे में बातचीत करने लग जाता है। वहीं इधर मैक्स एना का शुक्रिया अदा करते हुए जब एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं तो उनकी सारी बातचीत जहाँ उनके केस के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। वहीं मैक्स जब जानने की कोशिश करता है कि आखिर केस के दौरान ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उसका मन बदल गया तो एना इनकार करते हुए उसे बताती है कि उसने उस समय उस केस के लिए या उसकी जान बचाने के लिए सरकारी वकील से समझौता किया था, पर वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी वजह से जब एना उससे माफी मांगती है तो मैक्स जहाँ उसको माफ कर देता है। वहीं मैक्स उससे बातचीत करते हुए जब और ज्यादा जानने की कोशिश करता है तो एना तूफान रुकने का इशारा करके वहाँ से कैब लेकर निकलने का फैसला करती है। वहीं इधर जब लेक्सी और टॉम की नजदीकियां बढ़ने
मारने वाली होती है कि एना के कॉल करके इन्फॉर्म करने पर उन्हें अपने बढ़ते हुए कदम रोकने पड़ते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब एना वहाँ पे आकर टॉम के साथ बातचीत करते हुए या वक्त बिताते हुए ये महसूस करने की कोशिश करती है कि उनकी परेशानियां लगभग खत्म हो चुकी हैं, पर उनके परिवार की हकीकत या दबे हुए राज किसी और तरफ ही इशारा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब मैक्स अपने घर पे पहुंचता है तो उसे जहाँ अपनी बहन का एक तोहफा मिलता है, जिसे देखने पर या उसके गाने की वजह से वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसका अतीत उसके सामने आने लगता है। वहीं मैक्स पूरी तरह से बेकाबू होते हुए फिर अगली सुबह जब मैक्स अपने भगवान से प्रार्थना करने के बाद टॉम से अचानक एक बार में टकरा जाता है तो दोनों एक दूसरे के साथ ड्रिंक शेयर करते हुए टॉम के पूछने पर अपने बेटे की फोटो दिखाकर उसे बताता है कि जैक ने उसके बेटे को उसके सपने में देखा था। लेकिन जब टॉम इस बात को सुनकर हैरान होता है तो मैक्स उसे समझाता है कि कभी कभी बच्चे अपने दिल की बात उन लोगों से शेयर कर जाते हैं जिन्हें वो बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। फिर जब उसे एहसास दिलाता है कि उसके बेटे को उसकी ज़रूरत है तो टॉम उसकी बात को सुनकर परेशान होता है। वहीं दूसरी तरफ जब एना अपने घर पे आ रही होती है तो क्रिस्टल या मैक्स की बहन उसका रास्ता रोकते हुए उसे मैक्स से दूर रहने की चेतावनी देकर अपने गाने को गुनगुनाते हुए वहाँ से निकल जाती है। फिर अगले दिन जब एना नेटी को रूबन की केस की वजह से उसकी ड्राइविंग ट्रेनिंग कंप्लीट करवाने के लिए उसके साथ जाने से मना कर देती है तो उसके मुंह से जहाँ प्यार भरे फूल झड़ते हैं। Don't be such a cock. Excuse me? Nat, don't talk to your dad that way. Which dad, Tom or Paul? वहीं एना अपनी टीम के साथ रूबन के पास पहुंचकर उसे ना हार मारने को कहकर उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसकी बेगुनाही को किसी न किसी तरीके से जल्द ही साबित करेगी, जिसकी वजह से एना स्माइली के घर पे पहुंचकर रूबन की केस के बारे में बातचीत करते हुए उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है तो स्माइली उसके ऊपर शक करते हुए उसके ऊपर जहाँ पर दुख दान कर पहले उसे बहुत प्यार से धमकाता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो उसकी बातों को रिकॉर्ड कर रही है वो एना का मोबाइल छीन कर अपने सांप के पिंजरे में डाल देता है। जिसके बाद जब एना अपने सारे साथियों के साथ जेल के बाहर एक कैंपेनिंग करते हुए मेयर से रिक्वेस्ट करते हुए रूबन की फांसी को जहां डिले करवाने की कोशिश करते हैं। वहीं एना जब स्माइली के बारे में रे को बता रही होती है तो मैक्स उनकी बातें सुनकर एना की मदद करने का प्रस्ताव रखता है तो रे उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो लोग किसी तरह से वायलेंस का सहारा नहीं लेंगे, जो बात मैक्स को जहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसी वजह से जब वो अपने घर की तरफ लौट रहा होता है तो मैक्स जहाँ उसे थोड़ा धमकाते हुए थोड़ा प्यार से उसे एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो अगली बार से एना और उसके बीच में नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ जब नेट सॉकर प्रैक्टिस के दौरान नेमी से मिलती है तो नेट अपनी प्रैक्टिस छोड़ने का फैसला करके उसके साथ एक पार्लर में जाती है। फिर उसके फोर्स करने पर या उसके जीत करने पर निप पर पियर्सिंग करवाती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकलकर उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड केली के घर पे पहुंचकर उसके सामानों का यूज करते हुए उसी के बिस्तर पर प्यार भरे पल को बिताते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब उसके पिता वहाँ पे दस्तक देते हैं तो वो लोग जहाँ अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वहाँ से बचते हुए निकल जाते हैं। वहीं इधर जब टॉम अपने बेटे से फिर से जुड़ने की कोशिश करता है तो जैक जहाँ पूरा सच न बताकर उसे एक आर्ट शो में ले जाता है। लेकिन जब टॉम आर्ट शो देखने की वजह से उससे अलग हो जाता है तो वो सोफे के पास पहुंचकर उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जहाँ सबसे पहले उसका भाई फिर उसकी माँ जब उसके ऊपर भड़कने लगती है तो टॉम वहाँ पे पहुंचकर जहाँ किसी तरह से उस मामले को कंट्रोल करता है। वहीं घर जाने पर जब जैक गुस्सा होकर जब वाटर थेरेपी लेने लगता है तो टॉम उसे माफी मांगते हुए अपने भाई के बारे में बताता है कि उसके भाई की मौत कार एक्सीडेंट से नहीं हुई थी बल्कि उसने आत्महत्या किया था। फिर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो भी उसी की तरह ही डिप्रेशन से गुजर चुका है, पर उसे अपने ऊपर विश्वास रख के सिर्फ उस सपने पे ध्यान केंद्रित रखना है जो वो आगे चलकर बढ़ना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ एना मैक्स को अपने पास बुलाकर उसे स्माइली के बारे में बताकर जब उससे मदद मांगती है तो मैक्स जहाँ उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी कुछ कहने से पहले ही
फिर उसे बताता है कि वो बहुत पहले से ही ऐसा करना चाहता था, जिसके पास उसके घर पे पहुंचकर उसे उसके गॉड के बारे में बताकर, अपने गॉड के बारे में बताकर समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों ही एक ही भगवान को पूजते हैं, लेकिन वो रूबेन के बारे में सच न बताकर उनकी कई हुई बातों का अवहेलना कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो उसकी बात को नहीं मानता है तो वो एना को बाहर निकलने को कहकर उसे जहाँ अपनी तरीके से मनाता है। वहीं बाहर जब एना उसका इंतजार कर रही होती है तो क्रिस्टल वहाँ पे पहुंचकर सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि क्या वो मैक्स के साथ रिलेशनशिप में है। तो एना के इनकार करने पर क्रिस्टल उसे ये कह के चली जाती है कि वो बिल्कुल भी मैक्स को नहीं जानती है। मैक्स के लिए वो पहली औरत नहीं है, बल्कि मैक्स ने बहुत सी औरतों का यूज करते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए उसे छोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स स्माइली को टॉर्चर करते हुए ये कबूल करवाने में कामयाब हो जाता है कि रूबेन ने रेस्टोरेंट के शेफ को नहीं मारा था, बल्कि आंधे किंग ने उसका मर्डर किया था। You're welcome. जिसकी वजह से एना रूबेन के पास पहुंचकर उसे जहाँ खुशखबरी देती है कि बहुत ही जल्द वो आज़ाद होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जब जैक को सोफिया का कॉल आता है तो वो उसे फोन करके बताती है कि वो उसके नंबर को ब्लॉक कर रही है, साथ ही इसके बाद वो कभी भी उसकी आवाज़ को नहीं सुनना चाहती है, जिसकी वजह से जैक जहाँ फिर से डिप्रेशन में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब रिक को पता चलता है कि नवेया मैक्स की बेटी है तो वो एना को फोन करके उसके बारे में बताता है कि मैक्स ने जेल में रहते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, इसी वजह से जहाँ उसकी माँ को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ जैक के कांटेक्ट करने की वजह से नेवी जहाँ उसके पास पहुंचकर फिर सुबह होने पर जब वो अपने घर पे पहुंचकर अपने सामान को पैक कर रही होती है तो उसकी माँ उसके पास पहुंचकर उसका हालचाल लेने की कोशिश करती है, लेकिन नेवी अपनी माँ का जवाब ना देते हुए उसकी तरफ जैसे ही नज़र घुमाती है वो जहाँ अपनी बेटी से ही डर जाती है। Bye, Mom. फिर एक सिनेमा घर में जाकर मूवी को एंजॉय करते हुए जब दूसरों को तकलीफ दे रही होती है तो एना उसके पास पहुंचकर जैसे उसे बताती है कि वो जानती है कि वो मैक्स की बेटी है। नेमी जहाँ वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसका पीछा करते हुए जब उससे जानने की कोशिश करती है कि क्या उसने मैक्स के कहने पे उसके बेटे को टारगेट किया था। नेमी उसे जवाब देती है कि उसने सारी चीजें अपने दम पे की है। फिर उसके फैमिली के प्रॉब्लम का जिक्र करते हुए या उसकी फैमिली के प्रॉब्लम के बारे में बताकर उसका मजाक उड़ाती है। साथ ही जैक की पर्सनल डिटेल के बारे में, नेटी के पैसे के बारे में बताकर जब उसे समझाती है कि वो उससे ज़्यादा उसकी फैमिली के बारे में जानती है तो उनकी बातचीत यहाँ धीरे धीरे फाइट में बदल जाती है, जिसका अंजाम ये होता है कि एना अपना आपा खोते हुए उसे जैसे ही धक्का देती है। They're not your kids anymore. Are you okay? Fuck off! जिसके बाद जब एना टॉम के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसकी कंप्लेंट कर रही होती है तो उन्हें मालूम चलता है कि उसकी माँ फेथ उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए आई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीडियो वायरल होने की वजह से नेट को जहाँ एना और नेवी की फाइट के बारे में पता चल जाता है, जबकि जैक अपनी बहन के ऊपर शक करने लगता है। फिर शाम होने के बाद जब टॉम लेक्सी के साथ बातचीत कर रहा होता है तो मैक्स वहाँ पे पहुंचकर टॉम से बातचीत करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने नवेया को कभी भी उसकी फैमिली के पीछे नहीं भेजा है, बल्कि उसके जेल में रहने के वक्त से ही नवेया उसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन तभी जब नेट का उसे मैसेज जाता है तो वो वीडियो देखने के बाद घर पहुंचकर पूरी बात न बताने की वजह से एना के ऊपर जहाँ गुस्सा जाहिर करता है। वहीं एना अपनी सफाई देने की कोशिश करती है कि वो बस उसके पास पहुंचकर उसे वार्निंग देने के लिए गई थी, जिसके बाद एना नेट के पास पहुंचकर उसे जहाँ सारी बात समझाती है, वहीं उसे प्रॉमिस लेती है कि वो अपने भाई को पूरा सच नहीं बताएगी। वहीं दूसरी तरफ जब मैक्स टेबी के साथ बातचीत करते हुए एक नए रेस्टोरेंट को खोलने के बारे में उससे बातचीत कर रहा होता है तो क्रिस्टल के वहाँ पे अचानक आ जाने की वजह से वो उसे नीचे ले जाने के बाद जब उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या करने आई है, क्रिस्टल उसे बताती है कि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, उसकी नई मेडिकेशन पूरी तरह से असर कर रही है। जिसके बाद जब वो उसे आगोश में लेने की कोशिश करती है तो मैक्स अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल करके उसे ये कहकर निकल जाता है कि अगर उसके सामने वो दोबारा आती है तो वो उसे जान से मार डालेगा।
वहीं दूसरी तरफ जब नेवेया के गायब होने की वजह से पुलिस वाले वहाँ पे पूछताछ करने के लिए आते हैं तो उनकी जान बहस हो जाती है, जिसकी वजह से वो एना को वार्निंग देकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं नोआ भी इस मामले को बढ़ते हुए देखकर उसे घर पे रहने को बोलती है। वहीं अगले दिन जब टॉम और लेक्सी कैथरीन से मिलते हैं तो कैथरीन उनकी नजदीकियां देखकर टॉम को सजेशन देते हुए लेक्सी को अपने लीगल टीम से हटाने को बोलती है। वहीं इधर जब जैक को एंजल एक्स के कमेंट करने की वजह से नेटी से उसके रिश्ते के बारे में हिंट मिलता है तो वो नेटी के पास जाकर इस बारे में बहस करने लगता है, जिसकी वजह से नेटली चाह गुस्सा होकर उसे चाह सच्चाई बता देती है। वहीं एना जब इस बारे में जानने के बाद उसके ऊपर गुस्सा होती है तो वो एना से जानने की कोशिश करती है कि आखिर मैक्स उससे इतनी नफरत क्यों करता है, जिस पर जब वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके समझौता करने की वजह से ही उसे जेल में अपनी जिंदगी काटनी पड़ी थी, तो नेटा उसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा न करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं इधर जब लेक्सी को पता चलता है कि टॉम कैथरीन के कहने की वजह से अपनी लीगल टीम से उसे हटाने वाला है तो लेक्सी टॉम के पास पहुंचकर उससे बातचीत करते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने ऐसी गलती की तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि वो भी उसके करीब आना चाहता था। वहीं इधर जब एना रे के पास पहुंचकर उससे मैक्स के केस में मदद मांगने की कोशिश करती है तो या फेथ के घर पे जाकर पूछताछ करने को बोलती है तो वो उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर फेथ के घर पे जब अकेली जाकर उससे बातचीत करने की कोशिश करती है या उसे ये कहने की कोशिश करती है कि वो उससे मैक्स का पीछा छुड़ा सकती है तो फेथ उससे बात ना करने का फैसला करती है, जिसकी वजह से जब वो निराश होकर अपने घर पे पहुंचती है तो जैक जहाँ फ्रिज खोलकर उसको घूर रहा होता है, वहीं उसके पूछने पर वो उसे डराते हुए ये कह के चला जाता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से एना को जहाँ एहसास होता है कि फेथ को मैक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो अपनी बेटी से डर रही है। जिस बात को जानने के बाद जब वो फेथ के घर पे पहुंचकर उसे इस बारे में बताती है तो वो जहाँ उससे बात करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं फेथ उसे बताती है कि नेवी कोई भी काम अपने पिता से पूछे बिना नहीं करती है, वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो एना के पूछने पे जब वो उसे उसके ठिकाने के बारे में बताती है तो एना वहाँ पे पहुंचकर थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद उसे जहाँ उसके बैग के अंदर उसके लिखे हुए लेटर मिलते हैं जो उसने मैक्स के लिए लिखे थे, साथ ही अपनी बेटे की कटी हुई उंगली भी मिलती है, जिसकी वजह से जब वो फेथ के घर पे फिर से पहुंचती है तो उसका घर जहाँ खुला हुआ होता है, वही अंदर जाने पे पता चलता है कि उसको किसी ने बेरहमी से मार डाला है। साथ ही वहाँ पे उसे वही चीज मिलती है जिसे जैक सुबह में लेकर उसके साथ खेल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ टॉम फिर से मैक्स से एक बार टकराते हुए उसे जहाँ लेक्सी के प्रॉब्लम के बारे में बताकर उससे जहाँ सजेशन लेता है, जिसके बाद जब मैक्स उसे एक दूसरी जगह पे ले जाकर उसके साथ ड्रिंक करने लगता है तो उसकी मुलाकात उन्हीं कपल से होती है जो उसकी पूल में नहाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैक्स जहाँ मामले को शांत करते हुए उनके साथ जहाँ इंजॉय करने लगता है या अपनी अगली चाल चलते हुए उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जब फ्लर्ट करने लगता है तो मैक्स के ऊपर गुस्सा होने पर टॉम जहाँ उसका साथ देते हुए अपने आप पे जहाँ काबू खो देता है। वहीं अगले दिन जब मैक्स के सजेशन की वजह से अपने बॉस के पास पहुंचकर जैसे ही लेक्सी के मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है, लेक्सी वहां पर पहले से ही अपनी फरियाद लेकर पहुंची होती है। फिर उसके भेजे गए मैसेजेस और रिकॉर्डिंग को सुनाकर जब समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसे रेप करने की धमकी दी है तो टॉम को जहाँ एहसास हो जाता है कि ये काम किसने किया है, लेकिन उसके समझाने के बावजूद भी उसका बॉस उसे जॉब से सस्पेंड कर देता है। फिर घर आने पर जब दोनों अपनी नौकरी जाने के बारे में एक दूसरे को बताते हैं तो दोनों को जहाँ एहसास होता है कि ये काम किसकी वजह से हुआ है। वहीं टॉम की नजर जब अपनी बेटी के ऊपर पड़ती है जो कि मैक्स से बातें कर रही होती है तो वो जहाँ मैक्स के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे अपने घर पे जाने को बोलता है, जिसकी वजह से मैक्स जहाँ नेटली का शुक्रिया अदा करते हुए अपने कुत्ते को लेकर जब सीधे सामने वाले घर में पहुंचते हैं तो
फिर कहानी एक बार फिर से जब फ्लैशबैक पे जाती है तो पता चलता है कि मैक्स के हमले के बाद वहाँ पर कोई और भी मौजूद था, जिसकी वजह से जब गार्ड उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, तो वो उन लोगों को उस बारे में कुछ नहीं बताता है, जिसकी वजह से वो लोग जहाँ उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर 2 महीने बीतने के बाद जब वो जेल के अंदर आता है तो पैद्रिनो उसके पास जाकर जब उससे बातचीत करता है, मैक्स उसे बताता है कि जब वो कोमा के अंदर था तो उसने अपने बच्चे और अपनी पत्नी को देखा था, लेकिन होश आने पर उसने बहुत बार उन्हें मिलने की कोशिश की या देखने की कोशिश की, लेकिन अब वो उससे रूठ गए हैं। तो पैद्रिनो साको के बारे में बताकर या डेविल गॉड के बारे में बताकर उसकी पूजा या प्रार्थना करने के बाद साको से कनेक्ट करवाता है तो उसे जहाँ पहली बार उसके पत्नी और बच्चे दिखते हैं, वहीं कुछ समय बीतने के बाद जब उसे मालूम चलता है कि उसका एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था, क्योंकि वो लोग उसे मारने के लिए आए थे, पर उसके ना मिलने की वजह से उन्होंने गलती से उसे मारा था। तो मैक्स उसे अपनी ये कहानी बताने के बाद उसका काम जहाँ तमाम कर डालता है। वहीं कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो मैक्स के सामने रहने की वजह से वो लोग जहाँ अपने सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करते हैं, वहीं अपने बच्चों को समझाते हैं कि वो जहाँ अपनी फोन की जीपीएस लोकेशन को हमेशा ऑन रखेंगे, साथ ही किसी को बिना बताए हुए नहीं जाएंगे। तो नेट को जहाँ ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वहीं उनके जाने के बाद जब टॉम उनकी नौकरी के बारे में सच बताने को बोलता है तो एना उसके अफेयर का जिक्र करते हुए उसके ऊपर भड़क कर वहाँ से निकल जाती है। फिर रात होने के बाद जब नेट सोने की कोशिश करती है तो उसका भाई जहाँ उसके सपने में आकर वहीं उसके पास जब वो सोने की कोशिश करती है तो उसकी ये कोशिश जहाँ नाकाम होती है, वहीं वो अपने फ़ोन को लेने के लिए जैसे ही मुड़ती है फिर उसके रोने और चिल्लाने की वजह से जब वो लोग उसके पास आते हैं तो एना जहाँ उसे क्लीन करने के लिए वहाँ से ले जाती है, वहीं टॉम को उसके सामान के अंदर से उसकी शराब की बोतल मिल जाती है, लेकिन नेट के शौक में होने की वजह से वो जहाँ इस बारे में उससे नहीं पूछता है। वहीं अगली सुबह जब मैक्स अपने कुत्ते को घुमाकर अपने घर पे लौटता है तो उसे जहाँ उसके अतीत के बहुत सारे डॉक्यूमेंट और पिक्चर मिलते हैं, वहीं उसे देखकर वो समझ जाता है कि ये काम क्रिस्टल ने किया है। इसी वजह से वो अपने पिता को कॉल करके जब उन्हें वार्न करने की कोशिश करता है तो वो उसे जान समझाते हैं कि उसी के कर्मों का फल है। वहीं मैक्स जब इस मैटर को अपने हाथ में लेने को बोलता है तो वो उसे समझाते हुए ऐसी बेवकूफ़ी करने के लिए मना करते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें वार्निंग देता है कि अगर वो क्रिस्टल को नहीं रोकते हैं तो वो उसे जरूर रोकेगा। वहीं दूसरी तरफ जब नेट अपने बगीचे में पढ़ने का बहाना बनाकर ड्रिंक करते हुए टाइम को व्यतीत कर रही होती है तो उसकी बोतल खत्म हो जाने की वजह से वो जहाँ अपने मोबाइल को वहीं पे रखकर पहले जहाँ एक बियर शॉप से ड्रिंक लेती है, फिर 2 घूंट लगाने के बाद अपने बोतल में भरकर अपने घर की तरफ वापस आ रही होती है तो फिर से पॉडकास्ट गाइड उसका रास्ता रोकते हुए जब उसके साथ बदतमीजी करने लगता है तो मैक्स आकर जहाँ उसकी मदद करता है। फिर उससे बातचीत करते हुए जब उसे एहसास होता है कि उसने ड्रिंक किया है तो उसका नशा छुड़ाने के लिए कॉफी की पेशकश करते हुए उसे जहाँ कॉफी दिलाता है। वहीं नेट जब उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो उसकी फैमिली के पीछे क्यों पड़ा है, आखिर उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा क्या किया है, तो मैं इस सवाल का जवाब देने से इनकार करके उससे प्रॉमिस करता है कि अगर उसकी माँ उसे इस बारे में नहीं बताती है तो वो उसे जरूर बताएगा। फिर घर जाने के बाद जब सभी लोग एक ही ड्रिंक को पीने लगते हैं तो या जैक के द्वारा बनाए गए ड्रिंक को पीने लगते हैं तो उन लोगों को जहाँ नशा होने लगता है, वहीं टॉम नेट से ड्रिंक के बारे में पूछते हुए उससे भिड़ जाता है। वहीं एना भी उनके शोरगुल को सुनकर जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसके भी अजीब बर्ताव की वजह से टॉम जहाँ समझ जाता है कि उन लोगों के ड्रिंक में उसका ड्रग मिला हुआ है। लेकिन कुछ देर बाद जब एना को वहाँ पे ड्रोन दिखाई देता है तो टॉम को जहाँ समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना है। वहीं नेट अपने ड्रोन कांड के बारे में सोचकर
फिर सुबह होने पर जब उन्हें लगता है कि ये काम मैक्स ने किया है तो दोनों चार फैसला करते हैं कि वो उससे बातचीत करके उससे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो उनसे क्या चाहता है। फिर उसके घर पे पहुंचकर जब वो उससे मिलते हैं तो वो उन्हें सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। फिर खाने के टेबल पे बैठकर एना और टॉम उसे रेस्टोरेंट खुलवाकर अपनी गलती की भरपाई करने को बोलते हैं तो वो डेबी का चेक करते हुए उसे बता देता है कि वो पहले से ही उनके साथ मिलकर अपने नए रेस्टोरेंट को खोलने में जुटा हुआ है, जिसकी वजह से जब एना उससे डायरेक्टली पूछ लेती है कि आखिर वो उनसे क्या चाहता है, मैक्स उनके साथ माइंड गेम खेलते हुए उन्हें बताता है कि वो अपने परिवार से मिलना चाहता है पर वो ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन अगर वो चाहे तो उसकी मदद से एक परिवार बना सकता है क्योंकि मेलिसा ने अपने अंडे को फ्रीज करवाया था। क्या वो उसकी मदद करेगी? लेकिन जब उसे एहसास होता है कि एना की उम्र हो चुकी है तो वो सोचने का बहाना बनाकर फिर उन्हें बताता है कि वो मजाक कर रहा था। फिर सीधे उसके सामने ऑफर रखते हुए बताता है कि अगर वो सबके सामने जाकर अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं तो या मीडिया के सामने जाकर ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि आखिर वो लोग असल में कौन है, फिर उन्हें अपनी वकील की नौकरी छोड़कर इस शहर से दूर जाना पड़ेगा। बस यही एक रास्ता उन्हें उससे बचा सकता है। फिर टॉम को भड़काते हुए जब ये हिंट देता है कि वो लोग केस के दौरान बहुत ही करीब आ चुके थे तो टॉम उसे वार्निंग देने की कोशिश करता है। Is that a threat, Tom? Yeah. जिस पर मैक्स उसे बताता है कि उसे बदला लेने के लिए उसको मारना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो वहीं पहुंच जाएगा जहां पर वो बहुत सालों से रह कर आया है। तो वो चाहे तो उसे मार सकता है लेकिन वो अपना बदला लेके रहेगा क्योंकि इसी के लिए उसने इतने सालों तक इंतजार किया है और उन्हें एक ऐसे कंडीशन में पहुंचा देगा जिस जगह पे पहुंचकर वो अपना पूरा कंट्रोल खो देंगे। फिर उन्हें सोचने का वक्त देकर उन्हें यहाँ से दफा होने को बोल देता है, जिसकी वजह से जब टॉम उसके ऊपर शक करने लगता है तो उसकी पूछने पर वो उसे बताती है कि ट्रायल के दौरान वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी जैसा कि उसके और लेक्सी के बीच हुआ था। लेकिन तभी नेट के चिल्लाने की वजह से जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो फिर कागजों को देखकर जब समझ में आता है कि ये जैक की हरकत है, टॉम जैक के रूम में पहुंचकर उसे खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बातें सुनकर ये पता चलता है कि वो अकेला नहीं है। वही एना जब उसे पूछती है तो पता चलता है कि उसी ने जहाँ ड्रिंक में ड्रग को मिलाया था। वही जैक उसे बताता है कि वो उसकी फैमिली नहीं है। वही दूसरी तरफ जब टॉम उसको फॉलो करते हुए अंदर जाता है तो उसे जहाँ सामानों को देखकर पता चलता है कि नेवी वहाँ पे रह रही थी। वही उसके हमला करने की वजह से एना और नेट दीवार को तोड़कर जब उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो नेवी जहाँ उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। जिसके बाद जब एना उसे अपने बेटे से दूर रहने को बोलती है तो नेवी उससे मुस्कुराते हुए पूछती है कि वो कौन से बेटे की बात कर रही है। जिसकी वजह से जब नेट से उसे पता चलता है कि वो मैक्स के घर पे गया है। एना जैसे ही अपने बेटे को लेने के लिए निकलती है तो उसे रोकते हुए अपने क्लोजेट का पासवर्ड बताकर उसे जहाँ गन लाने को बोलता है वही अपनी बेटी को पुलिस को कॉल करने को बोलता है। जिसके बाद जब एना अपनी गन निकाल कर वहाँ पे पहुँचती है तो टॉम उसे ट्रिगर करने के बाद उसे देते हुए उसके ऊपर जहाँ नजर रखने को बोलता है वहीं खुद अपने बेटे को लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन नेवी एना को भड़काते हुए या उसे उकसाते हुए ये पता कर निकलने लगती है कि वो उसके ऊपर गन नहीं चलाएगी।
वहीं इधर टॉम मैक्स के घर पे पहुंचकर नॉक करते हुए मैक्स के दरवाजा खोलने पर जब जबरदस्ती उसे ले जाने की कोशिश करता है तो मैक्स उसे रास्ते में रोकते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब भी उसका बेटा नहीं है, जिसकी वजह से टॉम अपना आपा खोकर मैक्स को जहाँ घूसे रसीद करने लगता है। वहीं जैक टॉम को अपना पिता ना मानकर मैक्स को बचाने के लिए जहाँ उसे चाकू मार देता है। जिसके बाद जब वो लोग टीवी को गिरफ्तार करके ले जाते हैं तो मैक्स के कोई कंप्लेन न करने की वजह से टॉम के ऊपर कोई केस नहीं होता है। फिर नोआ के आने पर जब वो लोग इस बारे में बातचीत करते हैं तो नोआ जहाँ मैक्स के ऊपर भरोसा करने की वजह से अपनी गलती मानती है। वहीं रे जब उसे बताता है कि उसे मास्क वाली लड़की के बारे में पता चल गया है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि रे उनके बारे में पता करेगा। जिसके बाद उन्हें जैक के मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आता है तो एना जहाँ नेट को अपने पिता के पास भेजने का फैसला करती है। वहीं दोनों जब हॉस्पिटल जाकर जैक के डॉक्टर से बातचीत करते हैं तो उन्हें उनसे पता चलता है कि जैक के अधिक देर तक ड्रग लेने की वजह से वो अपने याददाश्त को खोते खोते बचा है। इन्हीं कारणों की वजह से जहाँ जैक को मेंटल हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जब नेड अपने पिता से बातचीत करते हुए उनसे जब जानने की कोशिश करती है कि क्या वो उनकी बेटी है तो पॉल जहाँ 100% श्योर नहीं होता है कि वो उसी की बेटी है, जिसकी वजह से पॉल जहाँ उनके ऊपर गुस्सा होते हुए उनसे झूठ बोलकर जहाँ अपने घर पे लौट आती है। फिर अपनी माँ से जब इस बारे में जानने की कोशिश करती है तो एना भी उसके सवालों का सही से आंसर नहीं देती है। लेकिन तभी मैक्स नॉक करते हुए जब उसकी बिल्ली को देने के लिए आता है तो मैक्स नेड से बातचीत करते हुए जहाँ उसे सबसे पहले विश्वास दिलाता है कि उसका नेवी से कोई लेना देना नहीं है, साथ ही उसका भरोसा जीतने के लिए उसके द्वारा भेजे गए मैसेज को भी दिखाता है। वहीं नेट जब एना के बारे में जानने की कोशिश करती है तो वो जहाँ उसे बिना कुछ बताए हुए ही वहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से नेट अपने डैड के सेफ्टी क्लोजर से गन निकाल कर उसके साथ जाने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ जब मैक्स अपने सेव को तैयार कर रहा होता है तो नेट आकर उसे बताती है कि वो उसके साथ चल रही है। I already shared my location with my friends, so if anything happens to me, you should call 911. Oh, all right. फिर रास्ते में बातचीत करते हुए जहाँ उसे कंफर्म करता है कि उसका जहाँ एना के साथ अफेयर था, लेकिन उसकी पति के लाश मिलने के बाद से ही उनका रिश्ता टूट गया था। फिर उसके पूछने पे वो उसे जहाँ बताता है कि वो अपने पिता से मिलने के लिए नॉर्थ कैरोलिना जा रहा है। साथ ही उसके पिता उसकी माँ के मरने के बाद उसे स्पेन से जहाँ यहाँ पर लाए थे, पर उसके इंग्लिश न आने की वजह से वो उसे घंटों कुत्ते के पीछे में बंद किया करते थे। वही उनकी बीवी या उसकी सौतेली माँ उनके डर से उसकी कोई मदद नहीं करती थी। लेकिन तभी चोट की वजह से जब उसको माइग्रेन होने लगता है तो नेट जहाँ किसी तरह से गाड़ी को संभाल कर उसकी मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ जब रे अपनी खोजबीन जारी रखते हुए वहाँ पे पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उस गाड़ी को क्रिस्टल ने उनसे खरीदा था, जिसकी वजह से वो जहाँ उसके बारे में पता करके एना को जहाँ इस बारे में इन्फॉर्म करता है। वहीं इधर टॉम और एना मैक्स को अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने पिता को अपने पास बुलाकर उनसे जब मैक्स के घर में ड्रग रखने की बात करते हैं तो वो इस शर्त पे तैयार होते हैं कि वो हफ्ते में एक बार जैक और नेट से उसे मिलने देंगी। वहीं इधर नेट मैक्स की मदद करते हुए उसे जब उसके पिता के घर पे लेकर जाती है तो मैक्स जहाँ अपने पिता से मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं नेट कुत्ते का पिंजरा देखने के लिए जब वहाँ पे पहुँचती है तो उसकी मुलाकात ल्यूक से होती है, जो कि उसे देखने के बाद जब उसे किस मांगता है तो What? नेट जहाँ उसके अजीब से बिहेवियर की वजह से उसे इग्नोर करके जहाँ मैक्स की तरफ बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब मैक्स अपने पिता रॉबर्ट से मिलता है तो उसके हाथ पांव जहाँ कांपने लगते हैं। वहीं मैक्स जब अपनी बहन के बारे में पूछता है तो वो क्रिस्टल के बारे में तो उसे कुछ नहीं बताते हैं, पर उसे डराते हुए जब एहसास दिलाते हैं कि वो अभी भी उनका एक कुत्ता ही है जो अपने मालिक को कभी भी नहीं बोलता है। फिर उसे डराते हुए जब बैठने के लिए बोल ही रहे होते हैं कि नेट के
वहाँ पे आ जाने की वजह से मामला जहाँ शांत हो जाता है। वहीं हिस्टोरिया उसके स्टेप मदर के आने की वजह से जब वो उससे पूछता है तो वो उसे बता देती है कि वो कहाँ पे रहती है, जिसकी वजह से वो जहाँ वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी के पास पहुँचने के बाद उसे जहाँ अपना सेव खिलाता है, फिर खुद ड्राइव करते हुए अपनी बहन के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रे किस्टर के होम बोर्ड के पास पहुंचकर उसके वहाँ पे ना होने की वजह से जहाँ ब्रेक करके वहाँ पर बिखरी हुई चीजों को या सबूतों को अपने मोबाइल में कैप्चर करता है। फिर वहाँ से निकलने वाला होता है कि उसकी मुलाकात मैक्स से हो जाती है। फिर उससे बातचीत करके जब निकल ही रहा होता है कि उसकी नजर जैसे ही नेट के ऊपर पड़ती है फिर थोड़ी देर बाद जब नेट को होश आता है तो वो मैक्स से गिरफ्तार होने की डेट पूछने के बाद जब अपने बर्थडे से मिलाती है तो उसे जहाँ अंदाजा हो जाता है कि वो उसी की बेटी है। वहीं मैक्स भी जब कंफर्म करता है तो वो जहाँ केप रिवर के अंदर जाकर मैक्स से अपना बैप्टिज्म करवाती है। फिर नेट को ड्रॉप करने से पहले वो जहाँ उसे कंफर्म करने के लिए अपना एक बाल तोड़ कर देता है। वहीं नेट उसका शुक्रिया अदा करके अपने घर के अंदर चली जाती है तो वो लोग मैक्स को फंसाने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फिर अगले दिन जब पुलिस आकर उसे गिरफ्तार करके ले जाती है तो मैक्स जहाँ अपनी सफाई में उन्हें यही बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। वहीं ठीक सामने एना और टॉम उसको जेल जाते हुए देखकर अपने गिले शिकवे दूर करते हुए इस बात को लेकर सेलिब्रेट करते हैं कि उनकी परेशानी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब टेटली स्विमिंग पूल पर नहाने के लिए जाती है तो उसे चार रे की कटी हुई बॉडी मिलती है, जिसकी वजह से जब वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो वो लोग जहाँ इसका ठीकरा मैक्स के ऊपर फोड़ते हैं। वहीं रे को गोली लगने की वजह से जब वो लोग 9 मिलीमीटर की बंदूक के बारे में पूछते हैं तो टॉम जहाँ हमें बढ़ते हुए उनके कहने पे जब अपनी गन को लेने के लिए जाता है तो उसे देखकर जहाँ अंदाजा हो जाता है कि गन को किसी ने यूज किया है। वहीं उसकी गोलियां भी गायब होती है। इसी वजह से वो जहाँ उस गन को छुपाकर उन्हें जहाँ दूसरे रेंज की गन सौंपता है। वहीं उनके जाने के बाद जब टॉम गन के बारे में एना को बता ही रहा होता है कि मैक्स के वहाँ पे आ जाने की वजह से या उसके छूट जाने की वजह से एना का गुस्सा जहाँ फूट पड़ता है। वहीं मैक्स उनके ऊपर तंज मारता है कि या उनके गायब होने पर भी उनके घर में कुछ मिला है। फिर सभी को उनका असली चेहरा दिखाते हुए उनके पास जाकर उन्हें बताता है कि वो उसकी वजह से जेल गया था, अब उनके जाने की बारी है। लेकिन गन की यूज होने की वजह से जब वो नेट से पूछने की कोशिश करते हैं तो नेट जहाँ उन्हें कुछ नहीं बताती है, जिसकी वजह से वो जहाँ अपना प्लान चेंज करते हुए टॉम जहाँ गन ठिकाने लगाने की बात करता है। वहीं एना को राय देता है कि वो अपने पिता के पास जाकर उनको इस देश से दूर करे, जिसकी वजह से जब एना अपने पिता के घर पे पहुंचती है तो वो जहाँ शराब के नशे में कुत्ते के काटने की वजह से अपने घाव को ठीक कर रहे होते हैं। वहीं एना जब उन्हें देश छोड़ने को बोलती है तो वो उसके सामने $1 लाख का डिमांड रखते हैं। तो एना जहाँ पहले तो अपना गुस्सा उनके ऊपर जाहिर करती है, You son of a bitch. फिर उनको पैसे देने की बात को मान जाती है। वहीं दूसरे तरफ टेट मैक्स को कॉल करके रे की मौत के बारे में जानने की कोशिश करती है तो मैक्स रे को तो मारने से इनकार करता है, पर उसे जब समझाने की कोशिश करता है कि उसके माता पिता उसको फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो नेट उसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है, बल्कि वो इस बात को कंफर्म करने के लिए नेवी से जहाँ जेल में जाकर मिलती है तो नेवी उससे सारी बात जानने के बाद उसे समझाती है कि वो कभी भी मैक्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती है, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो तुम्हें सबसे पहले फील कराएगा कि वो तुम्हारी फिक्र करता है। वो तुम्हारे साथ खेल खेलने के बाद तुम्हारा शिकार करेगा। फिर उसके ऊपर भड़कते हुए So fuck you and fuck your parents. नेट अपना टोन बदलकर उसे जवाब देती है कि तेरे पिता ने भी तेरा इस्तेमाल किया है, इसी वजह से वो आज अंदर है, लेकिन क्या पता उसे फोन करने के लिए तुझे जरूर किसी का चूसना पड़ता होगा।
वहीं दूसरी तरफ एना नोआ के पास पहुंचकर रे के लैपटॉप को दिखाती है तो उसे जहाँ उसके लैपटॉप से उसकी फोन का क्लाउड डेटा मिल जाता है, जिसे देखने के बाद जब उसे पता चलता है कि रे क्रिस्टल से मिलने के लिए गया था तो टॉम और एना जब उन तस्वीरों का यूज करते हुए पुलिस के पास पहुंचकर जब कंप्लेंट करने की कोशिश करते हैं तो ग्रे जहाँ उसे कोई सबूत नहीं मानता है। फिर पारफाइंड की वीडियो को दिखाकर जहाँ बताता है कि उन्होंने जहाँ उसके ऊपर कंप्लेंट की है तो टॉम जहाँ अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है। वहीं ग्रे गन के बारे में जब उससे सवाल जवाब करने की कोशिश करता है तो टॉम उसे बताता है कि उसकी गन खराब हो जाने की वजह से उसने कुछ महीने पहले उसे फेंक दिया था। लेकिन ग्रे जब उसकी बातों पर विश्वास न करते हुए उसे अकेले में बात करने को बोलता है तो एना जहाँ मना कर देती है। लेकिन जब ग्रे उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या उसने रे को मारा है। Jesus, man, are you kidding me right now? You think that I killed a family friend? Hang on, no, you think that I would let my 17-year-old daughter find his body parts float in my fucking pool, man? लेकिन घर जाने पर जब टॉम तस्वीरों को देख रहा होता है तो उसे जहाँ उसके अंदर किसकी तस्वीर मिल जाती है, जिसकी वजह से जब वो गुस्सा होकर एना से पूछने की कोशिश करता है तो वो उसे जहाँ सच बताती है। पर टॉम के विश्वास न होने पर वो जब उसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर मैक्स और उसकी कहानी क्या है, तभी नेट के वहाँ पे आ जाने की वजह से वो दोनों जब उसके पास पहुँचते हैं तो नेट जहाँ उसे पूरी सच्चाई बता देती है। वहीं ग्रे दरवाजे पे दस्तक देते हुए के खोलने पर टॉम को ये कहकर ले जाता है कि उसने मैक्स को फंसाने के लिए सबूत को प्लान किया था या मैक्स को फंसाने के लिए उसने रे को मारा है। वहीं सुबह होने पर जब एना जानने की कोशिश करती है कि आखिर पुलिस के पास ऐसे कहां से सबूत आए हैं तो टीवी खोलने पर जहां उसे पता चलता है कि उसके पिता ने मैक्स के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है। जिसके बाद जब वो टॉम के पास पहुंचकर उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है तो टॉम उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या वाकई नेटली पॉल की बेटी है। Well, did you fuck him? I said I don't know. What does that mean? जिस जवाब को सुनकर जहाँ टॉम उसके ऊपर से भरोसा खो देता है वहीं एना सब कुछ बिखरते हुए देखकर शराब का सहारा लेती है। लेकिन जब नेटली की नजर अपनी माँ के ऊपर पड़ती है तो वो जहाँ अपनी माँ को संभालने के बाद जब उससे जानने की कोशिश करती है तो वो उसे कंफर्म करती है कि मैक्स का उसके साथ अफेयर था, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं है वो किसकी बेटी है। वहीं नेटली जब उसकी मदद करने को बोलती है तो एना उसे ये कहकर टाल देती है कि ये किस्सा तभी खत्म हो सकता है जब मैक्स उनको मार डाले या वो लोग मैक्स को मार डाले। तो नेटली जहाँ अपनी माँ को सुनाने के बाद मैक्स के घर पे पहुंचकर जब उसे अपना जुर्म कबूल करने को बोलती है तो मैक्स पहले तो उसे रोकने की कोशिश करता है, फिर उसे फोर्स करते हुए समझाता है कि वो उसे मारकर पूरा किस्सा खत्म कर सकती है। तो एना के गोली चलाने के साथ ही पुलिस वाले वहाँ पे आकर जहाँ उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वहीं एना जब उससे जानने की कोशिश करती है तो नेटली जहाँ उसे माफी मांगते हुए बताती है कि वो उसको मार नहीं पाई है। जिसकी वजह से एना जब उसकी बहन बनकर उसके पास पहुंचते हैं तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी बेटी का जुर्म खुद को बोलेगी, वो जो चाहेगा वो करेगी। लेकिन मैक्स इनकार करते हुए बताता है कि वो यही तो चाहता था, जिस तरह से उसने उसके परिवार को छीना है उसी तरह से आज उसकी फैमिली भी पूरी तरह से बिखर गई है, टूट गई है। मैंने तुम्हारी फैमिली को तुमसे छीन लिया है। तो एना उसके ऊपर गुस्सा निकालते हुए बताती है कि उसकी गलती की वजह से उसकी फैमिली मरी है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। Go on, try to make sense of this life now. फिर उसे और भड़काते हुए बताता है कि भगवान सब कुछ सही समय पे करता है। जिसके बाद एना घर पे पहुंचकर रे के द्वारा खींची गई फोटो से क्रिस्टल की जगह का लोकेशन निकालकर उसे खोजने के लिए निकल जाती है।
वहीं दूसरी तरफ टॉम अपने बेटे से बातचीत करता है तो जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पे रुकना नहीं चाहता है, लेकिन टॉम उसकी बात को समझते हुए उसे समझाता है कि उसे अपनी हालत ठीक करने के लिए कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। लेकिन जब जैक को मैक्स का बेटा एडम दिखने लगता है तो वो जहाँ परेशान होकर टॉम से ये कह के कॉल कट कर देता है कि उसे अभी जाना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद जब मैक्स उससे मिलने के लिए आता है तो मैक्स सबसे पहले जहाँ उसकी मजे लेता है, साथ ही एहसास करवाता है कि कैसे उसकी जिंदगी एक फैसले की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। फिर उसे धमकी देते हुए या एक मौका देते हुए उसे बताता है कि उसे उसके सेल के अंदर उसका एक तोहफा मिलेगा जिसका वो यूज करके अपनी मुक्ति को पा सकता है, जिसकी वजह से जब वो अपने सेल में जाकर छानबीन करता है तो उसे जहाँ वहाँ पे एक फांसी का फंदा मिलता है, जिसे देखने के साथ ही उसे अपना भाई याद आता है। वहीं मैक्स के फ़ोन करने पर जब उसे फ़ोन मिलता है तो मैक्स नेटली और नेवी के बारे में बताकर उसके बेटे की रहने की जगह के बारे में बताकर उसे फोन करता है कि अगर उसे अपनी फैमिली को बचाना है तो उसे ये काम करना पड़ेगा। जिसकी वजह से टॉम उसके ऊपर भड़ककर जब अपने बेटे के पास फ़ोन करता है तो उसे पता चलता है कि जैक वहाँ से भाग गया है। तो वो एना को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन एना जब उसका कॉल नहीं उठाती है तो वो जहाँ उसे अपना आखिरी मैसेज भेजकर जैक के बारे में उसे बताता है। वहीं इधर जब जेल के अंदर नेट से एक कैदी खाना मांगने की कोशिश करती है तो उसके ना देने की वजह से जहाँ उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं नेवी इस नजारे को देखने के बाद उनके मसले में पड़ते हुए दोनों को जहाँ अच्छे से कूटती है, फिर उसे बताती है कि ये सिर्फ उसकी शिकार है। फिर थोड़ी देर बाद जब मामला पूरी तरह से शांत हो जाता है तो नेवी जहाँ अपने मोबाइल को लेकर मैक्स से बातचीत करती है तो वो जहाँ उसे नेट को मारने का ऑर्डर देता है, वहीं उसे दिलासा देता है कि अगर वो इस काम को कर लेती है तो वो उसे जहाँ अपना नाम देगा, साथ ही उसे जेल से बाहर निकलवाएगा। लेकिन नेटली जहाँ उसके ऊपर दूर से नजर रख रही होती है, वहीं उसकी सेल से गायब होने पर वो जहाँ उसका मोबाइल चुरा कर प्यार की बौछार करने के बाद उससे बातचीत करते हुए ये कन्फेस करवाने में कामयाब हो जाती है कि मैक्स ने उसे मारने के बदले में यहाँ से निकालने का वादा किया है। जिसके बाद जब नेवी की नींद खुलती है तो नेटली चार नोवा की वजह से जेल से बाहर निकल चुकी होती है। वहीं मैक्स का ये प्लान फेल हो जाता है। वहीं एना इन सब के बीच सबसे पहले रॉबर्ट के घर पे पहुंचकर उससे बातचीत करते हुए जब क्रिस्टल के बारे में पूछने की कोशिश करती है तो रॉबर्ट जहाँ उसके ऊपर गुस्सा होते हुए उसकी बेटी के पीछे पड़ने से मना करता है। वहीं ल्यूक को जब एहसास होता है कि उनकी बातचीत धीरे धीरे करके बिगड़ने वाली है तो वो उनके बीच में आते हुए एना को जहाँ यहाँ से निकलने को बोलता है। वहीं एना भी हालात को समझकर वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। जिसके बाद जब वो एक मैखाने के अंदर जाकर क्रिस्टल के बारे में पूछने की कोशिश करती है तो वो उसे क्रिस्टल के बारे में तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन उसके ड्रिंक करने के साथ ही क्रिस्टल वहाँ पे आकर उसे अपने आशियाने में ले जाती है। फिर एना को जब होश आता है तो उसकी कंचा उसके पर्स से गायब होती है, जिसकी वजह से जब वो बाहर जाकर उसके बारे में पूछती है तो क्रिस्टल उसे बस इतना बताती है कि उसने उसकी गन को एक सेफ जगह पे रखा है। लेकिन जब एना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले मैक्स उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो क्रिस्टल अपने तस्वीरों का जिक्र करते हुए उसे बताती है कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसकी वजह से वो उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन जब एना मेलिसा और एमी के बारे में जिक्र करती है तो वो मेलिसा के बारे में तो कुछ नहीं बताती है, पर एमी के बारे में बताती है कि एमी ने अपनी जान मैक्स के कहने पे ली थी। जिसके बाद जब दोनों एमी के घर के पास पहुंचते हैं तो एना जहाँ उसकी गाड़ी में खोजबीन करते हुए उसकी गन को ले लेती है। वहीं क्रिस्टल से बातचीत करते हुए जब उसके चेहरे के निशान के बारे में पूछते हैं तो क्रिस्टल उसे कंफर्म करती है कि एक बार पागल खाने से भागते वक्त उसे की चोट लगी थी, लेकिन उसके बाद उसने गार्ड को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपने आने जाने का इंतजाम अच्छे से कर लिया था। फिर अंदर जाने पर जब एना उसके सामानों में छानबीन करने लगती है तो उसे जहाँ फोटो के जरिए पता चलता है कि एमी उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, लेकिन दूसरी तस्वीर देखकर उसे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है। जिसकी वजह से जब वो तस्वीर दिखाकर
जाकर उसके बारे में पूछने की कोशिश करती है तो क्रिस्टल जहाँ घबरा कर बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से जब वो बाहर जाकर उसे समझाती है कि वो मैक्स से कभी भी जीत नहीं पाएगी तो क्रिस्टल उसे बताती है कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। साथ ही सामानों की छानबीन करने पर उसे एवी और मैक्स की रिकॉर्डिंग मिली थी जो कि उसने एक पेन ड्राइव के अंदर छुपाकर अपने बोट में रखी है, जिसकी वजह से एना उसके बोट पे फिर से पहुंचकर उस पेन ड्राइव के बारे में जानने की कोशिश करती है तो वो उसे जहाँ बताती है कि वो उसके अंदर है। लेकिन जब क्रिस्टल अपनी गन को ढूंढने लगती है तो एना उसकी गन दिखाकर जब उसे जानने की कोशिश करती है कि आगे उसने तस्वीरों के अंदर मिलेसा का नेकलेस क्यों पहना था, तो उसके इनकार करने पर जहाँ वो समझ जाती है कि मिलेसा का खून उसी ने किया है, She didn't deserve that life. जिसकी वजह से जब वो उसे नीचे बंद करके मैक्स को इस सच के बारे में बताकर उसे डील करने के एक जगह पे बुलाती है तो वो मान जाता है। लेकिन जैसे ही वो क्रिस्टल के मोबाइल पे मैसेज करता है, एना को जहाँ समझ में आ जाता है कि क्रिस्टल ने जानबूझकर यहाँ पर उसे रोके रखा है। लेकिन जैसे ही निकलने वाली होती है कि रॉबर्ट ल्यूक के साथ वहाँ पे आकर पूरी बाजी को ही पलट देता है, जिसके बाद जब वो लोग क्रिस्टल को निकाल कर बोट के बेसमेंट के अंदर उसे बंद कर देते हैं तो एना जहाँ सबसे पहले खोजबीन करते हुए उस पेन ड्राइव को ढूंढती है। फिर लाइट बंद करके दम घुटने का पाना बनाकर बाहर निकालने को बोलती है तो ल्यूक जैसे ही दरवाजा खोलता है पर उसके गन तारने की वजह से जहाँ एना का प्राण पूरी तरह से फेल हो जाता है, वहीं अपनी आंखों को साफ करते हुए जब उसकी चोट के ऊपर नजर पड़ती है तो एना को जहाँ समझ में आ जाता है कि ल्यूक मैक्स का बेटा है, जिसकी वजह से जब वो उसे इस बारे में बताती है तो ल्यूक जहाँ अपना संयम खोते हुए उनसे जहाँ इस बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब वो लोग उसे समझाकर शांत करते हैं तो एना के फिर से सच्चाई बताने पर या भड़काने पर क्रिस्टल अपना आपा खोते हुए उसे जान से मारने की कोशिश करती है। लेकिन जब ल्यूक अपना आपा खोते हुए उनके ऊपर लात घूंसे बरसाने लगता है तो एना जहाँ वहाँ से निकलने का फैसला करती है, वहीं मैक्स भी वहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन जब तक वो गाड़ी से निकलकर वहाँ पे पहुँचने वाला होता है कि एना जहाँ पानी में कूदकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद जब मैक्स बोट की तरफ बढ़ने लगता है तो क्रिस्टल जहाँ उसे देखकर घबराते हुए ल्यूक और रॉबर्ट के पास आकर जहाँ उन्हें समझाने की कोशिश करती है। वहीं जब मैक्स उनके पास आकर एना के बारे में पूछता है तो क्रिस्टल जहाँ उसे एना के बारे में ना बताकर तरह तरह की बातें करने लगती है तो मैक्स को अंदाजा हो जाता है कि एना यहाँ पे नहीं है। वहीं उसके फिर से पूछने पर जब क्रिस्टल उसे हकीकत बताती है तो वो एना को चारों तरफ ढूंढने के बाद क्रिस्टल के ऊपर जब गुस्सा होने लगता है तो Don't touch her. Who the fuck are you? I'm Luke. वहीं क्रिस्टल उसे पुरानी बात याद दिलाकर उसकी बिहेवियर के लिए जहाँ उसे माफी मांगती है, वहीं उसकी बिहेवियर के बारे में याद दिलाकर जब उसे बताती है कि उनका हिसाब अब बराबर हो चुका है तो मैक्स जहाँ और ज्यादा गुस्सा होते हुए उसे गोली मार देता है। वहीं ल्यूक इस नजारे को देखकर जब बंदूक लेने की कोशिश करता है तो वो उसे भी गोली रिसीव करते हुए उसे बताता है कि उसकी गोली उसके पेट के आर पार चली गई है। अगर वो टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसकी जान शायद बच सकती है। फिर अपनी बहन के पास पहुंचकर उसे याद दिलाता है कि उसे मरते वक्त इस चेहरे को नहीं भूलना है, उस छोटे से लड़के के चेहरे को नहीं भूलना है जिसको तुमने सालों तक सताया है। जिसके बाद जब रॉबर्ट उसके पास आकर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए जब उसे शैतान बुलाने लगते हैं तो मैक्स उन्हें अपने बारे में सोचने को कहकर उनको घायल करने के बाद सबसे पहले अपनी बहन को और उसके बेटे ल्यूक को बेसमेंट के अंदर छोड़ता है। फिर चारों तरफ पेट्रोल बिखेरने के बाद अपने पिता के पास पहुंचकर उन्हें सबसे पहले स्पेनिश में जहाँ बुरा कुत्ता बोलता है, वहीं उसके पिता उसे फोन करते हैं कि वो चाहे कुछ भी कर ले उसके कर्मों की सजा यहीं पे मिलेगी। लेकिन मैक्स उनकी बातों पे विश्वास न करते हुए बोट में आग लगाकर सभी को मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ एना केप रिवर से निकलकर किसी के रास्ते पे आते हुए वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। वहीं अगले दिन जब मैक्स अपने नए रेस्टोरेंट को खोलने की खुशी में जब स्पीच दे रहा होता है तो एना जहाँ वहां पे पहुंच जाती है, वहीं उसे देखकर उसकी हालत पतली होने लगती है। जिसके बाद जब एना अपनी बेटी की रिकॉर्डिंग को सुनवाकर उसके राज को खोलती है तो वो उसे जहाँ फेक रिकॉर्डिंग बताकर उसे जहाँ झूठा साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन जब नोआ क्रिस्टल से मिली हुई पेन ड्राइव की फुटेज
फुटेज को दिखाती है जिसमें वो एमी से बातचीत करते हुए उसे गोली मारने के लिए कन्विंस कर रहा होता है। तो वहाँ पे मौजूद सभी लोग जहाँ उसके ऊपर से विश्वास खो देते हैं। वहीं मैक्स अपना आपा खोते हुए जब एना को मारने की कोशिश करता है तो पुलिस वहाँ पे आकर जहाँ उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब नेटली को जैक के दोस्त से उसका लोकेशन मिलता है तो नेट जहाँ अपने भाई के पास पहुंचकर उसे घर पे लाती है। वहीं दूसरी तरफ जब टॉम अपने आप को मारने वाला होता है कि लेक्सी जहाँ उसे जेल से बाहर निकलवा कर उसके बीवी के कारनामे के बारे में बताती है। वहीं उसके पूछने पर ये भी बताती है कि ये काम उससे अपनी कंपनी के कहने पे किया है। जिसके बाद टॉम एना से मिलकर उससे जहाँ उसका हालचाल लेता है। वहीं जब वो जानने की कोशिश करती है कि क्या वो लोग पहले की तरह रह सकते हैं तो टॉम उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। जिसके बाद जब एना को डिस्चार्ज किया जाता है तो वो टॉम के साथ घर पे जाकर अपने बच्चों से मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जब मैक्स को जेल में ले जाया जा रहा होता है तो मैक्स रास्ते में गाड़ी रुकवाकर अपनी दवाई निकलवाने के बहाने उनके ऊपर हमला करके निकल जाता है। जिसके बाद जब कैरी को इस बारे में मालूम चलता है तो वो एना के घर पे पहुंचकर उसकी घर की तलाशी लेने से पहले उनके पूछने पे वो उसे बता देते हैं कि मैक्स पुलिस वाले पे हमला करके फरार हो गया है। फिर सारी जगह की तलाशी लेने के बाद उनको मैक्स कहीं पे भी नहीं मिलता है तो वो लोग जहाँ उसे फोन करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब ऊपर जैक को किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो खिड़की खोलकर चेक करने की जैसे ही कोशिश करता है। मैक्स वहां से कूदते हुए उसको कब्जे में लेकर जब नीचे पहुंचता है तो उसका सामना सबसे पहले नेट से होता है। फिर एना जब टॉम को वहाँ पे बुलाती है तो मैक्स के वार्न करने पे उसे अपनी गन नीचे करनी पड़ती है। जिसके बाद उनकी गन को लेकर पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए सबसे पहले बारी बारी से सभी को बंधवाता है। फिर उनको कंट्रोल में रखने के लिए जैक को अपना लाया हुआ ड्रग इंजेक्ट कर देता है। फिर नेट को अपना ज्यूरी घोषित करते हुए अपनी केस की सुनवाई सभी के सामने शुरू करता है। फिर टॉम से जब फाइवर मांगने की कोशिश करता है तो उसके ना कोऑपरेट करने पर वो जैक के पास जाकर जब अपनी जीप काटने को बोलता है तो जैक उसकी बात को मानकर वैसा ही करता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो लोग उसे गोल गोल घुमाने लगते हैं तो वो टॉम को जहाँ फिर से मारने के बाद एना को एहसास दिलाता है कि उसे एक बार दो सच सभी को बताना ही पड़ेगा। एना उसे बताती है कि ज्यूरी के लोग उसे रिलीज करने वाले थे। इसी वजह से वो घबरा कर उसने प्रोसिक्यूटर के साथ समझौता करवाया था ताकि वो लंबे समय तक जेल जा सके। तो मैक्स इस बात को सुनकर और ज़्यादा जहाँ पछतावा के आग पे जलने लगता है। वहीं नेट अपने जेब से लाइटर निकालकर अपने प्लास्टिक को जलाने लगती है। जिसके बाद जब वो उसका असली कारण जानने की कोशिश करता है तो उनके झूठ बोलने की वजह से मैक्स जब जैक के ऊपर बंदूक तानता है तो एना कंफर्म करती है कि नेटली उसी की बेटी है और वो नहीं चाहती थी कि वो उसके साय के अंदर पले। जिसकी वजह से जब मैक्स उनके ऊपर गुस्सा होकर उन्हें झूठा बोलने लगता है तो मैक्स अपनी बहन का जिक्र करते हुए जब ल्यूक के बारे में बताता है तो एना उसे समझाने की कोशिश करती है कि ल्यूक उसी का बेटा है। लेकिन जब मैक्स उसे बताता है कि क्रिस्टल कभी भी मां नहीं बन सकती थी तो एना को जहाँ अपनी गलती का एहसास होता है वहीं उसे पता चल जाता है कि क्रिस्टल ने उसे मारने से पहले या मेलिसा को मारने से पहले उसने उसका पेट काट कर उसका बच्चा निकाला था। लेकिन जब वो इस बारे में मैक्स को बताती है तो वो उसकी बात को नहीं मानता है। जिसकी वजह से जब वो उसका फोन देने को कहकर नोआ के मैसेज को चेक करने को बोलती है तो उसके डेट दिखाने पर मेलिसा के खोने के डेट के बारे में बताकर जब उसे सारी बात बताती है तो जिस बात का एहसास होने के बाद मैक्स जहाँ बुरी तरह से टूट जाता है वहीं नेटली अपने आप को फ्री करने के बाद जब टॉम के कहने पर भागने की कोशिश करती है तो मैक्स जहाँ अपना होश संभाल कर जैसे उसे पकड़कर घसीटने लगता है। नेटली रास्ते में आते हुए स्क्रू ड्राइवर को लेकर उसके ऊपर हमला करते हुए जब उसके माथे में छेद करके अपने पिता को खोलने के लिए जाती है तो टॉम जहाँ चाकू उठाने की कोशिश करता है वहीं जैक का नशा जब हल्का हल्का कम होने लगता है तो वो मैक्स के ऊपर हमला करके जहाँ उसकी जान को बचाता है।
वही टॉम चाकू मिलने के बाद अपने आप को आजाद करके उससे भिड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब मैक्स उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है तो एना भी किसी तरह से अपने आप को आजाद करके उसके ऊपर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जब मैक्स को एहसास होता है कि वो यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा, उसके भागने पर टॉम उसके पीछे जाते हुए उसे पूल में गिराने के बाद जहाँ उससे फाइट करने लगता है, वही एना भी वहाँ पे आकर उसकी मदद करती है। लेकिन जब एना की नजर अपने बच्चों के ऊपर पड़ती है तो वो जहाँ टॉम को रोकते हुए उसे जिंदा छोड़ने का फैसला करती है। फिर कहानी जब कुछ दिनों बाद जब लेती है तो सभी को ये लगता है कि मैक्स कैडी मर चुका है या इस शहर को छोड़कर भाग चुका है, जिसके बाद हम नेटली के हाथ में डीएनए की रिपोर्ट देखते हैं। लेकिन एना के बुलाने की वजह से वो उसे खोले बिना ही वहां से निकल जाती है, जिसके बाद हम जहाँ उन्हें खुशी खुशी एक साथ टाइम बिताते हुए देखते हैं, वहीं ये भी एहसास होता है कि वो अभी भी मैक्स को भूले नहीं है। उनके इसी फिक्र के साथ जहाँ ये सीजन खत्म हो जाता है, वहीं मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।